ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। समरी पहले ही बता दूं जिनके पास समय कम है। बाजार के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखिए, यह बाजार ट्रेडर्स का मार्केट नहीं है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए पिछले एक हफ्ते की या 10 दिन पुरानी, जब से मैं वापस आया हूं, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, यह मार्केट ट्रेडर्स के लिए नहीं है। यहां पे आप कितनी एनालिसिस कर लीजिए, कितनी टेक्निकल कर लीजिए, कितना ऑप्शन चेंज कर लीजिए, यह मार्केट सिंपली न्यूज बेस्ड मार्केट है, और न्यूज भी ग्लोबल स्तर से आ रही है, जिसका अनुमान लगा पाना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। मान लीजिए अभी मार्केट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, कल को डोनाल्ड ट्रंप फिर से कोई न्यूज बोल देता है, कोई कार्य ऐसा कर देता है, तो मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। क्या इसका कोई तरीका है कि आप पता कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रेडिंग का मार्केट नहीं है। अगर जो ट्रेड कर रहा है, जो भी कर रहा है, अनहेज्ड पोजीशन, बिना हेजिंग की पोजीशन के साथ ट्रेड करना आपकी जीवन का बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अभी भी मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, समझिएगा। दूसरी बात है, आज आप देखेंगे मार्केट में 1% का हल्का फुल्का करेक्शन आया है, प्रॉफिट बुकिंग है, ये जो भी कह लीजिए, क्योंकि कल की बड़ी बाउंस के बाद आज मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया, हल्का सा नीचे आया। क्या इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व, कोई बहुत ज्यादा मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनको मतलब पता है कि इससे कुछ होना जाना है नहीं। आज हम क्या चर्चा करेंगे? आज सबसे पहले कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे। कल के सत्र में मैंने आपसे ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इवन दो ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये बात समझिएगा कि अभी भी एक युद्ध चल रहा है। ईरान में पॉज़ हो चुका है, लेकिन लेबनान में अभी भी हमले जारी हैं। हमला कौन कर रहा है? इज़राइल की तरफ। हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि इस युद्ध में 3 पक्ष हैं, या कुल मिला के 4 पक्ष हैं। लेकिन 2 पक्षों पे सबसे ज़्यादा अटेंशन रहता है, जो कि यूएसए और ईरान है। लेकिन बाकी 2 बचे हुए पक्ष, जो कि इज़राइल और लेबनान है, उनके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। लेबनान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस देश में ईरान के द्वारा कुछ ऐसे संगठन हैं, जैसे हिजबुल्ला है, जो कि ईरान के एक तरह से प्रॉक्सी जैसे काम करता है। यानी ईरान के कहने पर हमला करता है, ईरान के कहने पर जो भी ईरान कहता है उसको फॉलो करता है। इज़राइल ईरान पर बड़ा हमला कर चुका है यूएसए के साथ। अब इज़राइल लेबनान पे अटैक कर रहा है। कब कर रहा है? जबकि सीज फायर की डील हो चुकी है। लेबनान में हमला करके उसने 250 लोगों को मार दिया इज़राइल ने। तो आप समझिएगा, एक तरफ तो खबर आ रही है कि ईरान यूएसए के बीच में एक डील साइन हो गई है, जहां पर युद्ध पर अब 14 दिन तक कोई युद्ध में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहां पर देखेंगे, तो चर्चा ये भी हो रही है कि लेबनान में इजराइल हमला कर रहा है। अच्छा, इन दोनों की बातचीत कहां पे हो रही है? यूएसए और ईरान के बीच में जो समझौता हो रहा है, बातचीत कहां पे हो रही है? पाकिस्तान पर। इस पे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप जितने भी लोग देख रहे हो सब इंडियन है, मैं भी इंडियन हूं। मैं जेन्युइनली, मतलब इसमें कोई दूसरा एंगल मत सोचिएगा, मैं जेन्युइनली ये जानना चाहता हूं कि ये जो युद्ध की वार्ता, युद्ध रोकने की वार्ता यूएस और ईरान के बीच जो पाकिस्तान में हो रही है, इस पे एज अ इंडियन आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्या आपको लगता है कि इंडिया भी इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहिए था? कि क्या यहाँ पर हम लोग को मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, या पाकिस्तान फंस जाएगा, या जो भी है? न्यूज़ में हज़ारों तरह की चीज़ें चल रही है। मैं जानना चाहता हूँ आप लोग का क्या व्यू है। मैं जेन्युइनली ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू मैं शायद शेयर कर चुका हूँ, और नहीं तो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा ही करूँगा। पर्सनली मेरा ये व्यू है कि एज़ अ इंडियन मुझे पसंद नहीं है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है कि यूएस ईरान का, जो कि इतना महत्वपूर्ण युद्ध है, उसमें मध्यस्थता करवा पा रहा है। मुझे ये पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। इस पे मैंने न्यूज़ कवरेज काफ़ी देखी, तो न्यूज़ वाले ये चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं है, दलाल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पर्सनली एज अ इंडियन मुझे लगता है कि यार, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इतनी आगे बढ़ गई कि ये मध्यस्थता करा पा रहे हैं, और जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल शब्दों में साफ-साफ मैं आपसे कह रहा हूँ, एज़ अ इंडियन कह रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मैं वो सोच ही नहीं पा रहा हूँ जो आप सोच पा रहे हैं।
हो सकता है आपको दिख रहा होगा जियोपॉलिटिकल, नहीं इंडिया इसमें नहीं पड़ रहा है तो इंडिया का एडवांटेज है, तो हो सकता हूँ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, एकदम ओपन होके बताइएगा, बिना लड़ाई वड़ाई किए, ताकि समझ पाए कि आपके क्या विचार हैं। तो पाकिस्तान में ये वार्ता चल रही है, देखिए ये जो युद्ध विराम हुआ है इसमें शर्तें हैं कि बेटा इसराइल पे हमला नहीं करेंगे यूएसए और ईरान पे हमला नहीं करेंगे यूएसए और इसराइल। बट इसमें ईरान की तरफ से ये बात भी उठ रही है कि हमने इस शांति वार्ता में ये भी शर्त रखी है कि आप लेबनान पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि लेबनान पे हमला कर रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली आप ईरान की प्रॉक्सीज पे हमला कर रहे हैं और ईरान उनको बचाना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस चीज की चर्चा मैं कर चुका हूं कल के वीडियो में ही, यही बात कर रहा था कि इवन दो इन दोनों पक्षों के बीच में वार्ता हुई है, लेकिन अभी भी ये वार्ता 100% हो गई है, ये क्लियर कट कहना अभी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है। तीसरी बात है, अब काम की बात है, ये तो माहौल बनाने वाली बात है। देखिए अगर युद्ध पूरी तरह से रुक जाता, कल भी मैंने आपसे कहा था, तो सबसे पहले आपको क्रूड, जो कि युद्ध की वजह से लगभग 60 से 65 डॉलर के बीच में चलता था, अगर आप जनवरी फरवरी 2026 का देखें, वहां से जंप होकर 120 डॉलर का हाई बनाया था। अगर सच में ये युद्ध बिल्कुल समाप्ति की तरफ है तो आपका क्रूड 80 डॉलर या उसके नीचे होना चाहिए। अगर कंफर्मेशन है कि युद्ध रुक चुका है, कंफर्मेशन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस खुल चुका है, और दूसरी बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस नहीं खुल चुका है, उसमें जो टैरिफ की बात चली है कि ईरान वहां पर जितने भी जहाज जाएंगे उनसे टैरिफ वसूलेगा, ये बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस खुल भी जाता है, लेकिन ईरान ये कहता है कि जो भी जहाज निकलेगा उस जहाज से हम पैसा वसूलेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे, एज अ इंडियन और इंडिया देश को तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्रूड के लिए। युद्ध के पहले हम 60-65 डॉलर में क्रूड ले लेते थे, अब चाहे युद्ध बंद हो जाए लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर पैसा कलेक्शन शुरू हो जाए, जैसे टोल प्लाजा में कलेक्शन करते हैं, तो फिर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भारत को क्रूड, तो भारत के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हम अभी भी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि डिपेंडेंट है क्रूड पर, हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये समझिए क्रूड 95 डॉलर बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, और गिर सकता है, ये मतलब यहाँ से स्पेस है। दूसरी बात है, आज डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुपए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है, रुपए अभी भी 92 की तरफ है। लेकिन रुपए ने अच्छी मजबूती दिखाई है, इस अच्छी मजबूती के पीछे दो कारण है। सबसे पहले आरबीआई ने जबरदस्त एक्शन लिए थे रुपए को मजबूत करने के लिए, जो कि रीजन है कि रुपए गिरा है, लेकिन वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उससे भारत का बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी। लेकिन अभी क्या हो गया, क्योंकि युद्ध भी रुक गया है, और ये अब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये युद्ध रुकने से क्रूड के प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आगे जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा आगे जाके, तो रुपए मजबूत हो रहा है इस न्यूज से, प्लस आरबीआई एक्शन से, तो रुपए में बहुत जबरदस्त मजबूती है। लेकिन इसका समर्थन कर रहा है इंडियन की बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड पिछले 3 दिन में बड़ी गिरावट दी थी, लेकिन बॉन्ड यील्ड अभी भी 7 के ऊपर है, ये बॉन्ड यील्ड ज्यादा है। ये बॉन्ड यील्ड ज्यादा होने का मतलब आप समझिए, भारत सरकार आपसे किस तरह से कमाती है, भारत सरकार की आमदनी कैसे होती है, आप पे टैक्स लगाकर। ऑब्वियसली भारत सरकार टैक्स लगाकर पैसा कमाती है, लेकिन खर्चा भारत सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करती है। क्या भारत सरकार जितना टैक्स लगा के कमाती है उससे ज्यादा खर्चा करती है? जी हाँ। तो आप समझिएगा, जितना मान लीजिए एक व्यक्ति की सैलरी 50,000 है और वो खर्चा 60,000 कर रहा है, इवन दो उसकी सैलरी 50,000 है, वो निगेटिव में जा रहा है, इसको कहते हैं डेफिसिट। तो इंडिया की इकोनॉमी एक फिस्कल डेफिसिट में चलने वाली अर्थव्यवस्था है। क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से आपका क्या होता है कि ये समझ में आता है कि क्योंकि भारत भाई फिस्कल डेफिसिट में चलता है, क्रूड उसको इंपोर्ट करना ही करना है, तो भारत सरकार को या तो टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन भारत सरकार टैक्स बढ़ा नहीं पाएगी। रीजन बीइंग दैट कि अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, और ये बात मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ और सही कह रहा हूँ ये बात कि अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है कि आप टैक्स बढ़ा दे, तभी तो भारत सरकार ने जीएसटी काटे, इनकम टैक्सेस काटे, लेकिन उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है। एनीवेज, पॉइंट इज दिस, अगर टैक्स बढ़ा के नहीं कमा पाएंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? नहीं कमा पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वही जो आम आदमी करता है, क्या करता है, कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा जब आप लेना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट के केसेस में, तो आपका क्या होगा, आपका जो कर्जा आपको देगा वो कहेगा कि आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत के ब्याज दरों में, इंटरेस्ट रेट में एक सिग्निफिकेंट बाउंस देखने को मिला है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसकी बहुत ज्यादा कवरेज नहीं है, बट एक चीज समझिए,
2026 की शुरुआत में हमारी बॉन्ड यील्ड 6.5 6.6 पे हुआ करती थी, ये बढ़ के 7 की तरफ चली गई है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी कवरेज कहीं पे भी नहीं है। बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा कूल डाउन हो जाए तो हमारे ये जो इक्विटी है ना नहीं चल रहा है, तब ये चलने लगेगा। इक्विटी चलने के लिए इंडियन बॉन्ड यील्ड का गिरना ज़रूरी है, ये समझिए, दोनों इन्वर्सली चलते हैं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इसका मतलब मोटे-मोटे तौर पर इतनी सारी चीज़ों का एनालाइज़ करने से मेरा आपसे यही मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये कह देने से कि 2 हफ्ते तक युद्ध रुक गया है, वो बाज़ार उस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहा है आज भी। बाज़ार हमारा ओवरसोल्ड था, जिसकी चर्चा मैंने अपने हर वीडियो में की थी। आप देख सकते हैं, और मैं आपको खुद ही ऐसा सिर्फ चर्चा नहीं करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ किस बेसिस पे कह रहा हूँ। यहाँ पे क्लियर कट वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई का 30 से नीचे जाना, मैं आपसे कह रहा था कि ये 5 साल में कभी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ कोविड के दौरान ऐसा हुआ था कि वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 30 के नीचे गया है। तो एक बाउंस आना तय है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था शॉर्ट टर्म में मार्केट बाउंस करेगा, जो कि बाउंस आपको दिख रहा है। लेकिन मार्केट ये जो डोनाल्ड ट्रंप की खबर है ना, उस पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा है, ये समझिएगा। इस पे पूरा भरोसा नहीं कर रहा है। अगर भरोसा कर रहा होता तो डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता, रुपए थोड़ा और मजबूत होता। रुपए वैसे मजबूती से मुझे बिल्कुल संतुष्टि है। यूएस की बॉन्ड यील्ड और नीचे गिरती और भारत की भी बॉन्ड यील्ड और नीचे गिरती। क्रूड जो है वो 95 पे ना टिका होता। क्रूड मैं तो कहता हूँ $80 के आसपास आ जाता है, अगर कंफर्मेशन होता कि कोई समस्या नहीं। तो कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट नहीं मान के चला है। मार्केट ये मान के चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं करना है। कल को डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर देगा तो मतलब शॉक मत हो जाइएगा। मार्केट भरोसा नहीं कर रहा है। मैं आज ये वीडियो चाहे आप सेव करके रख लीजिए, मैं बता रहा हूँ मार्केट ये डोनाल्ड ट्रंप का पीस पे भरोसा अभी नहीं कर रहा है। जिस दिन भरोसा करेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जरूरत नहीं है। आप देखिएगा क्रूड ऑयल में और ज्यादा तगड़ी गिरावट हो, क्रूड ऑयल गिर के 85-80 डॉलर के आसपास आ जाए तो आप समझिएगा कि हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी से मत पूछिएगा, कोई न्यूज मत देखिएगा, मेरा वीडियो मत देखिएगा, बस क्रूड ऑयल देखिए। दूसरा, इंडिया की बॉन्ड यील्ड भी गिरते हुए दिखेगी। तीसरा, शायद रुपए और मजबूत हो जाएगा। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि रुपए ऑलरेडी मजबूत हो गया है आरबीआई एक्शन से। तो हो सकता है और ज्यादा मजबूत ना हो, बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, लेकिन अगर आपको रुपए और मजबूत होते हुए देखे, चाहे हल्का फुल्का भी मजबूत हो, उसको पॉजिटिव लीजिए। क्रूड काफी ज्यादा गिरे यहां से, 85-80 डॉलर तक पहुंच जाए, और इंडियन बॉन्ड यील्ड जो कि 7 के आसपास चली वो नीचे गिर जाए। आप समझ जाइएगा सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है, मार्केट रेडी है चलने के लिए। युद्ध में आप कोई टेंशन नहीं है, इसको इग्नोर करना है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको युद्ध की संभावनाओं से नकार नहीं सकते हम, ठीक है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप देखो मैं टेक्निकल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें जो फंडामेंटल है, देखिए हर बार मार्केट अलग चीजों पे चलता है। कभी मार्केट डेटा पे चलता है। आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आप हमेशा देखते थे, मैं एक बात कहता था, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, यही कहता था। लेकिन जब से मैं वापस आया हूं, पिछले एक हफ्ते का वीडियो देख लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा कि ऑप्शन चेन देखो, मैंने कभी नहीं कहा टेक्निकल देखो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सारे डेटा व्यर्थ है। मार्केट न्यूज पे चल रहा है। इस तरह के मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इस तरह के मार्केट में आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखने पड़ेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे मार्केट पे आप दिशा ले पाएंगे लॉन्गर टर्म में। हर बार मार्केट का ट्रिगर अलग होता है, जब जो ट्रिगर काम करे उस हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें बाजार के हिसाब से चलना है। आज की पेप टॉक के बाद आइए टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल में मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये गैप के बारे में कल के वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा हो कृपया करके देख लीजिएगा। एनीवेज, यहाँ से नीचे का सपोर्ट का है, देखिए यहाँ पे नीचे 23,500, अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइसली कहूँ तो 23,450 ये लेवल है। सही लेवल 23,450 के आसपास है, जो आप देखेंगे बहुत सारे इंडिकेटर से कंसाइड कर रहा है। इवन ये लॉन्ग रनिंग ट्रेंड लाइन जो कि आप मानिए 5 साल से ज्यादा से चल रही है ट्रेंड लाइन है, उससे भी कंसाइड कर रहा है। तो 23,500 23,450 सबसे अच्छी बड़ी सपोर्ट है। हाँ, इससे गैप तो फिल नहीं होगा, बट यहाँ तक आता है तो समझिएगा कि एक अच्छी सपोर्ट है, वो यहाँ पर रुकने का प्रयास करेगा। गैप इससे ज़्यादा बहुत दूर नहीं है, ये भी समझिए।
दूसरी बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक पॉजिटिव फॉर्मेशन हो रहा है, जब बन जाएगा तो कल चर्चा करेंगे। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे इसलिए ले गया क्योंकि जो 23,500 नीचे 23,500 की सपोर्ट है, ऊपर की रेजिस्टेंस मुझे आपको बतानी है। ऊपर की रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है, पहली रेजिस्टेंस 24,000 की ही है, अच्छी रेजिस्टेंस है। क्यों? यहाँ पे 20 वीकली मूविंग एवरेज है 24,000 पे, इसीलिए आज नहीं निकाल पाए और अब एक अच्छी रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेन में भी रेजिस्टेंस बनी है। उसके ऊपर निकलने पे तो 24,500 है और वो भी बड़ी रेजिस्टेंस है। वहां पे ना ही सिर्फ मार्केट का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रेजिस्टेंस मार्क किया है, सिर्फ उतना ही नहीं है। जहाँ पर मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया था तो अब रेजिस्टेंस जैसे काम करेगी, सिर्फ इतना ही नहीं है। वहाँ पे आप देख सकते हैं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 वीकली मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस है। इसलिए अगर आप मेरे से पूछे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कहाँ है, तो मेरा उत्तर होगा 24,500 पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। 24,000 पे एक छोटी रेजिस्टेंस है, 24,500 पे बड़ी रेजिस्टेंस है। नीचे 23,450 पे एक अच्छी सपोर्ट है, उसके नीचे गैप फिलिंग सपोर्ट 23,200 है। बहुत सिंपल लेवल्स हैं। लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल है। डिफिकल्टी क्या है? न्यूज़ फ्लो प्रिडिक्ट नहीं हो पा रही है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो सेम चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ऑप्शन चेन में भी आपको देखने को मिल जाएगी लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप कॉल ऑप्शन की तरफ देखें तो सबसे ज्यादा जहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन ऐड होते हुए देखेंगे वो 24,000 की है। 24,000 पे काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन ऐड हुई है, 23,900 पे भी शॉर्ट पोजीशन ऐड हुई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा सबसे पहली रेजिस्टेंस लगभग 24,000, 23,900 से 24,000 की रेंज आ रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 24,500 की है। नीचे सपोर्ट मैं आपसे कह रहा हूँ 23,450, 23,500 के, जो ऑप्शन चेन में एवरेज सपोर्ट है लेकिन टेक्निकली ज्यादा अच्छी सपोर्ट है। और गैप फिलिंग तो ऑब्वियसली फिर 23,200 है, और 23,200 पे सरप्राइजिंगली पोजीशन ऐड हुई हैं, और सबसे ज्यादा पोजीशन ऐड हुई है। यानी ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं समझिए, ट्रेडर्स यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मरा रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे गैप है तो गैप पे अपनी पुट बेच रहे हैं। यानी यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट है, कह रहे हैं कि भैया गैप बनी हुई है, गैप बनी हुई है, तो ट्रेडर्स मान रहा है कि ये गैप फिल होगा। ये गैप फिल होगा तो एक बार नीचे आएगा 23,200 पे, तो वो क्या कर रहे हैं 23,200 पे पुट बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छी सपोर्ट है। ऑल राइट, हमें इसको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशियो आई थिंक बिल्कुल चर्चा करने लायक नहीं है, एकदम एवरेज है, तो उसको इग्नोर करिए। वॉलिटिलिटी इंडेक्स में आज 20 के आसपास चल रही है, बड़ी गिरावट के बाद हल्का सा बाउंस है, कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है कि जिस पे मैं आपसे चर्चा करूं। मैं आपसे एक बात की चर्चा करना भूल गया कि विप्रो के, अरे सॉरी, टीसीएस के नतीजे आए हैं। टीसीएस के नतीजे अगर कुल मिला के ऊपरी स्तरों पर देखे जाए, मतलब ऊपर से देखे जाए, बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं देखे जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टीसीएस के नतीजे ठीक आए हैं, स्पेशली जिस तरह का एआई का कल्चर चल रहा है इस समय, और एआई का मतलब एक डर था उसके बीच में, अगर आप टीसीएस के नतीजे देखेंगे तो ठीक है, और मुझे न्यूज़ वालों पे भरोसा है कि वो इसको ट्विस्ट करके काफ़ी पॉजिटिव बता देंगे। मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा आई डू नॉट नो, लेकिन अगर हम एडीआर की बात करें तो विप्रो और इन्फोसिस के एडीआर लगभग 1 से 2% गिरे हैं। मेरे हिसाब से नतीजे ठीक हैं, मतलब एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है। स्पेशली एआई का डर के वजह से जिस लेवल पे टीसीएस गिर चुका है, कोई बुराई तो नहीं है नतीजों में बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे सॉरी, मुझे आपसे बहुत बड़ी चर्चा करनी है, वो है एफआईआई डीआई डेटा की। दोस्तों, सारी चीज़ों के बाद आज देखिए कैश मार्केट में आप देखोगे तो एफआईआई का कोई भी सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं है। अगर कैश मार्केट की तरफ देखें तो एफआईआई की तरफ से सिर्फ लगभग 1700 करोड़ की बिकवाली है, जो कि कुछ भी नहीं है। डीआई की तरफ से 1000 करोड़ की खरीदारी है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो आज एफआईआई डीआई की तरफ से कैश मार्केट में कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जहां पर चिंताजनक बात है, एफआईआई की तरफ से फ्यूचर्स में कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन एफआईआई की तरफ से ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है। कॉल ऑप्शन बेची है, पुट ऑप्शन खरीदा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खरीदा, मतलब हल्के फुल्के शॉर्ट पोजीशन बनाई है। आप कहेंगे ठीक है, कोई नया नहीं है, एफआईआई करता जा रहा है, मतलब एफआईआई तो ऑलवेज निगेटिव है, तो कोई नई बात तो आप बता नहीं रहे हो। सही कह रहे हो आप। नई बात यह है कि जो हमारे प्रोप्राइटरी ट्रेडर हैं, मैं शॉक हूं, उनके द्वारा काफी निगेटिव पोजीशन बनाई गई है। अब प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को मैं काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस देता हूँ।
मैं मानता हूँ कि भारत के बड़े ट्रेडर्स में प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एफआईआई जितनी इंपॉर्टेंस है, और बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स हैं ये। आप देखो फ्यूचर्स में इन्होंने 11,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसके साथ कॉल ऑप्शन भी बेची है और पुट ऑप्शन खरीदी है। मुझे प्रॉब्लम है कि प्रोप्राइटरीज को ऐसा क्या पता है कि ये इतनी शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं अचानक से। इनका शॉर्ट करना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। टेक्निकल लेवल्स मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली डेटा, न्यूज़ और मोर इम्पॉर्टेंट कि थॉट प्रोसेस क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था, इसको किसी भी प्रकार में ट्रेड रिकमेंडेशन में समझिएगा। और दूसरी बात ये भी है कि मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ कि ट्रेड करो ही मत। आज से नहीं, बहुत पहले से कह रहा हूँ, ट्रेडिंग मार्केट नहीं है। इनफैक्ट भारत का मार्केट जो है वो ट्रेडिंग के लिए अब प्रॉपर नहीं रहा। जिस तरह से सरकार ने एसटीटी बढ़ाए हैं, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी बनाना इस तरह के अनसर्टेन मार्केट में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ट्रेडिंग से तो वैसे ही दूर रहे। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने कल भी कहा था कि कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब की तरफ से ऑब्वियसली कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गैप हो जाता है। आप लोग भी कहते हैं काफ़ी गैप हो जाता है, पर समझिए मेरा स्केड्यूल मतलब इतना ज़्यादा टाइट है। मैं किसी तरह से 1 घंटा निकालता हूँ, मार्केट मतलब पूरा एनालाइज करता हूँ, आपके सामने आने का प्रयास करता हूँ। मैं जानता हूँ ये सारी बताने की चीज़ें नहीं है, हर व्यक्ति का ऐसा ही है। लेकिन आपसे मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार आप 100 लोग देखो, लेकिन कम से कम वीडियो आप तक जाए। तो उसको लाइक हिट कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। और कोई अगर आपकी बात हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता समय के अभाव की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू, एंड आई विल कंटिन्यू टू बी विद यू। थैंक यू।